बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा और फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानिब लग गईं। जब कभी हमारे गांव में कोई अहम फैसला करना होता था तो पूरे गांव में मुनादी हुआ करती थी, गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये हमारे गांव का दस्तूर था और चौधरी हशीमुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटे जा रहा था, ये सब जानने के लिए सब चौधरी हशीम के डेरे पर पहुंचे। हर घर का एक फर्द वहां डेरे पर पहुंच रहा था। एक इस्तराबी कैफियत का आलम था, गोमगो की कैफियत थी। सभी की नजरें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस दरवाजे से चौधरी हशीम ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। उसी रोज़ मेरा दोस्त फुरकान भी मेरे पास था। मैंने फुरकान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं कि चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर इसके लिए नया था, इसे अच्छा लगा, वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। आके बताओ तो सही, ये सब क्या है। उसने मतानत भरे लहजे में कहा, रात को बताऊंगा। मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुंचते ही यहाँ पर हम हजूम में शामिल हो गए थे। हजूम बहुत बड़ा था। अभी हम वहाँ खड़े ही थे कि चौधरी हशीम बहुत सारे मुलाजिमों के हजूम से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहाँ खड़े हजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुँचने वाले आदमियों में किसी की कमी तो नहीं है। यकीनन आप सब जानते होंगे, चौधरी हशीम ने बात शुरू करते हुए कहा, आप सब जानते होंगे कि नुसरत बीबी की मौत कोई तबीयी मौत नहीं थी, बल्कि वो एक कत्ल था और ये गांव का पहला कत्ल नहीं है। एक बुजुर्ग ने चौधरी हशीम की बात की तायद करते हुए कहा, मैं उस वक्त तक सुकून की नींद नहीं सो सकूंगा जब तक उस कातिल को आपके सामने सज़ा न दे दूं। वो वहशी इंसान हो या आसेब, आप सबको जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आस पास इर्द गिर्द पर नज़र रखें। किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। एक माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि बख्त मोहम्मद काली चट्टान पर कत्ल हुआ पड़ा है। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। उसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी, वो अपनी लाश से पहचाना भी नहीं जाता था। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, मेरे पास एक बात है जो मेरे जहन को झंझोड़ रही है। अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी सोच का इजहार करूं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ, आके बेटा बोलो, क्या बात है, खुलकर इजहार करो। चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा, चौधरी साहब, बात यह है कि मोहम्मद बख्श के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह उस वहशी इंसान ने मोहम्मद बख्श की लाश को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, बिल्कुल उसी तरह मैं उसके भी टुकड़े टुकड़े कर सकूं। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है। चांदनी रातों की चमकती रोशनी में भी यहाँ चट्टान पर किसी इंसान का वजूद नहीं दिखाई दिया। सो अंदाज़ा लगा लिया कि ये काम किसी इंसान का नहीं, आसेब का है, गैर मराई कुव्वतों का है। यहाँ गाँव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए। अगर साया हुआ, गैर मराई कुव्वतें हुई तो इल्म वाला इसे जलाकर भस्म कर देगा, और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो फिर हम हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा देंगे जो मसल्ला होकर गांव की हिफाजत करें, गांव से लेकर काली चट्टान तक निगरानी करें। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तेरे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। चौधरी साहब ने गांव वालों से पूछा, ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए। चौधरी साहब ने गांव के एक बंदे को कहा कि तुम जाकर शहर से किसी इल्म वाले को बुला कर लाओ और आज रात 2 नौजवानों की निगरानी इस गांव की हिफाजत के लिए लगा देते हैं। आके बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ मिला लो।
میں نے اپنے دوست فرقان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب، یہ میرا دوست ہے، گو کے شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے اور طاقتور بھی ہے۔ میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دونوں نگرانی کو گئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہیں کالی چٹان کے آس پاس کوئی مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کے چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا چلو، اب تم سب لوگ منتشر ہو جاؤ۔ چودھری صاحب نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کہا، مگر فرقان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آسیب کیا ہے۔ تبھی اس نے پوچھ لیا، یار عاقب، کیا ان آسیبوں کا وجود وغیرہ بھی ہوتا ہے یا صرف سایہ ہی ہوتا ہے؟ ان کا صرف وجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ بھائی، میں تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تو خوفناک قسم کی کہانیاں پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گا۔ میں تو یہاں چند دن سیر کرنے آیا تھا کہ دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ فرقان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ فرقان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، عاقب، وہ صرف باتیں تھیں اور یہاں حقیقت۔ بس کہہ دیا ہے نا مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان نام ہی کتنا ڈراؤنا ہے۔ میرے دوست، ڈر مت، اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا کہ صبح کا سورج وہ نہیں دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں کر کے فرقان کو رضامند کر لیا تھا۔ یار، تم تو اپنے گاؤں کے شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار فرقان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیوں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اس کے قتل کے بارے میں سن کر پہلے تو میں خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گھناؤنا کھیل کون رہا ہے۔ قتل کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کون کرتا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو نصرت بیگم کا قتل ہو گیا تھا، اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں۔ صبح دفن کیا ہے، تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے میرے گاؤں آئے ہو۔ بہرحال فرقان میری باتیں بڑی دل جوئی سے سنے جا رہا تھا۔ تب وہ بولا، عاقب، یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری بڑے ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری تو بڑا خوش مزاج لگتا ہے۔ میں اس کی بات پر چونکا اور کہا، تم نے درست سنا تھا، یہ چودھری بھی کبھی بہت شفاق اور وحشی انسان تھا۔ اس کے اندر بھی رعونت بھری تھی، ظلم و تعدی میں بہت بڑھ چکا تھا، لیکن ان 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسے اپنا آپ بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لگا تھا خود کو۔ تب اس کا غرور اور گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، راست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا جو کہ گہرا ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنا پستول، تیز دھار چاقو، ٹارچ وغیرہ لی اور فرقان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سیاہ سناٹے سے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ بھی خوفزدہ اور ڈرا ڈرا دکھائی دے رہا تھا۔ فرقان، کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر چونک سا گیا۔ عاقب یار، کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ایسی جگہوں پر؟ شام ٹہلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈر اور خوف میں بھیگی ہوئی آواز سن کر میں ہنسا۔ واہ دوست واہ، تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو۔ تم نہیں جانتے عاقب، ہم شہری لوگوں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے، اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا؟
गांव में देख, खुली फिजाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, लहराते हुए सब्ज़े हैं, देसी खुराकें हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन खाली रातों को काला सन्नाटा मुझे खौफज़दा करता है। उसने मेरी बात काट कर कहा, चलो वापस घर चलें, घर जाकर आराम करते हैं। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, फुरकान यार बहस मत करो, हौसले से काम लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अभी मेरे मुंह से ये बात निकली ही थी कि आकिब ने खौफज़दा लहजे में काली चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, फुरकान वो देखो। उसका इशारा आग की तरफ था जो काली चट्टान से आ रही थी। मुझे लगता है इस आग के पास ज़रूर कोई है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस जालिम ने पूरे गांव में वहशत फैला रखी है, बस तुम चुपके चुपके से मेरे पीछे आते जाओ। अब मेरी तमाम तर तवज्जो आग की तरफ थी, जो हल्की और मध्यम भी थी, लेकिन जूं जूं हम आग की तरफ बढ़ते गए वो हल्की और मध्यम आग एक बढ़ती हुई आग दिखाई देने लगी। चलो फुरकान लौट चलो, मुझे डर लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। आकिब ने चलते चलते खौफ और भीगी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलते आओ। आग से कुछ दूर चट्टान की एक तरफ हम दोनों छुपकर बैठ गए। हमारी नज़रें किसी चेहरे की मुतलाशी थीं, लेकिन आग के इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फुरकान, इससे कबल इन चट्टानों में मैंने कभी आग जलती हुई नहीं देखी। आज मेरा पहला मौका है, लेकिन देखना यह है कि इस चट्टान के पास लोगों को कौन कत्ल करता है। आकिब, कोई आ रहा है, सुना तुमने? किसी के कदमों की छाप सुनाई दे रही है, चलो भागो यहाँ से, फुरकान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, बोलने से मना कर दिया। फुरकान, खामोशी से देखते जाओ, बोलना नहीं, अपनी यहाँ मौजूदगी का एहसास उसे नहीं होने देंगे। मैंने उसे घूरते हुए कहा। इतने में सफ़ेद कफन में मलबूस कोई शख्स आग के करीब बैठा दिखाई दिया। उसे देखते ही दिल को एक झटका लगा, लेकिन हिम्मत ना हारी, चुपचाप बैठा रहा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। उसका पूरा जिस्म मुंह सफ़ेद कफन से ढका हुआ था। चलते हुए वो आग के करीब आया और हाथ में लेकर आग से खेलने लगा। आकिब, भूत, भागो यहाँ से। उसकी ये हरकत देखकर फुरकान जैसे चीख पड़ा, और शायद ये आवाज़ उसने भी सुन ली थी। आग को एक तरफ फेंकते हुए वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैं जो पहले फुरकान को चुप करवा रहा था, अब मेरे भी हाथ कांप रहे थे। फुरकान ने जो कुरानी आयात ज़ुबानी याद की थी वो पढ़ना शुरू कर दी। मैंने डरने के बावजूद भी अपने हवास बहाल रखते हुए तब उसके साथ आवाज़ बुलंद वही आयत की तिलावत शुरू कर दी जो वो कर रहा था। हमारे इस कदम से वो चलता हुआ भूत रुक गया। तब हमने कुरानी आयत का विद ज़ुबान पर जारी रखते हुए वापस दौड़ लगा दी। वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। एक आवाज़ मेरे कानों में टकराई, आकिब, आज तो तू बचकर निकल गया है, लेकिन हफ्ते बाद तू नहीं बच सकेगा। मुझे खून चाहिए, इंसानी खून। अपनी खुश्क रगों को तर करने के लिए मुझे इंसानी खून चाहिए। हर एक हफ्ते बाद एक इंसानी खून पीना और उसका दिल खाना मेरा जीवन है, और मैं अपना जीवन ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्यासी रगों को ज़रूर तर करूंगा। ये आवाज़ें मेरे कानों से टकराईं और फिर खामोशी फैल गई। करीब खड़े फुरकान की हालत गैर हो गई। शायद वो आसिफ का ज़ाहिर होना बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे झंझोड़ते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें जैसे फट गई थी और जिस्म बेजान हो गया था। मैं उसे चीख चीख कर पुकार रहा था, फुरकान उठो, होश में आओ। उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझे उठाकर एक तरफ फेंका। ये मुसलसल उस तरफ बढ़ने लगा। फुरकान में इतनी ताकत पहले नहीं थी, ये नई ताकत उसकी अपनी नहीं थी। ज़रूर वो साया उस पर हावी हो गया था जो उसे मदहोश कर चुका था। तब मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, सोते लोगों को जगाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में डंडे लाठियाँ लिए मेरे पास जमा होने लगे। वो फुरकान को बचाओ, उसे मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन फुरकान स्याह चट्टान के पास पहुंच चुका था। जहां जाते ही उस चट्टान के पीछे गायब हो गया, जो हमें नहीं मिला। फुरकान का गायब होना सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों ने देखा।
थक हार कर वापस लौट आए। जहन दिमाग में सोचों के पहाड़ उठाए खरामा खरामा चलता वापस आने लगा। मैं फुरकान के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? फुरकान के आसिफ के हाथों कत्ल होने की खबर कैसे सुनाऊंगा? इन्हीं सोचों में घिरा हुआ चलता जा रहा था। आंखें तर थीं, पलकें भीगी हुई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। चौधरी साहब, मेरा दोस्त कत्ल हो गया है। उस साए के हाथों चीरा फाड़ा क्या है? वो मेरा मेहमान था, शहर से मुझसे मिलने आया था। चौधरी को देखते ही मैं चीख पड़ा। चौधरी साहब ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, आपके बेटे मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरे लोगों की तरह तेरा दोस्त भी उस कफन पोश के हाथों कत्ल हुआ है, लेकिन अब जान गया हूँ कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाला कोई दरिंदा इंसान नहीं, आसिफ है। जिस तरह उसने यहाँ दहशत फैला रखी है, सुबह वैसा ही उसका हाल करेंगे। आमिल बाबा की खिदमत हासिल करेंगे और उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। लेकिन चौधरी साहब की बातें मेरे अंदर हौसला न पैदा कर सकी, मेरे बहते आंसुओं को खुश न कर सकी। रात बीत गई। सुबह सवेरे मैं अपने दोस्त को दोबारा तलाश करने की गर्ज से काली चट्टान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो उसकी लाश 2 हिस्सों में बटी हुई थी। लाश देखकर मैं उससे चीख कर लिपट गया। उठो मेरे दोस्त, मैं बिखर गया हूँ, आंखें खोलो। किस कदर लुट गया हूँ। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश ये ख्वाब होता, लेकिन ये हकीकत है। फिर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को कंधे पर उठाए लड़खड़ाते हुए कदमों से गांव के जानिब चलने लगा। जो भी मेरे कंधे से उसकी लाश को देखता, उस पर रक्कत तारी हो जाती। चलते चलते मैं चौधरी के डेरे पर पहुंचकर उसकी लाश वहां रखी और कहा, चौधरी साहब, मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसकी लाश उन तक पहुंचाऊंगा? वो लोग तो मुझे कातिल कहेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं तो क्या, पूरा गांव जाएगा। उसकी मौत का कोई कातिल नहीं है, उसको गांव वालों ने नहीं मारा। ये काम मैं खुद संभालूंगा। फिर फौरी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और फुरकान की लाश उसके शहर पहुंचाई गई। वहाँ एक कोहराम बर्पा हो गया। सभी घूरने वाली नज़रें मुझे देखने लगीं। मुझे उसका कातिल समझा जाने लगा। फुरकान की माँ ने मेरे गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, आखिर ये तुमने क्या कर दिया है? अपने हाथों से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। वो तो बहुत खुश था, बहुत सारी तमन्नाएं लिए तेरे पास गया था, लेकिन तू कातिल है, मेरे बेटे का कातिल। उसकी माँ जज्बाती अंदाज में चीखते हुए बोली। चौधरी साहब ने आगे बढ़कर फुरकान के अलावा गांव में उन कत्लों के बारे में उन्हें आगाह किया जिन्हें गांव ने मिलकर कब्र में उतारा था। उन्हें इत्मीनान दिया गया। बिलाखिर उसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैंने फुरकान की कब्र पर हाथ रखकर वादा किया कि जब तक उस कफन पोश का खात्मा न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। शहर से ही आमिल को साथ लिया और गांव आ गए। आमिल ने इस इल्म से बताया कि वो कफन पोश हफ्ते में एक बार ज़ाहिर होता है और इंसानी खून से अपनी रगों को तर करता है। इंसानों को कत्ल करके उसे तकवीयत पहुंचती है। ये हफ्ता गुजारना मेरे लिए सदियों बराबर था। हर रात काली चट्टान पर जाता, वहाँ पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश को पुकारता, मगर कुछ नज़र नहीं आता। एक रात मैं काली चट्टान के करीब पहुंचा ही था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही मैं गांव वापस आया, बुजुर्ग को हमरा लिया और दोबारा काली चट्टान तक पहुंचा। दूर से ही हमें आग के साथ खेलता हुआ वो कफन पोश दिखाई दिया। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद बोला, आकिब ये मेरे इल्म से बाहर है, मैं किसी सूरत भी इसे तस्खीर नहीं कर सकूंगा, इस पर गलबा नहीं पा सकूंगा। तुम वापस लौट जाओ। अभी ये बातें हम कर ही रहे थे कि एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आकिब तुम्हें कहा था ना, आकिब मैंने कहा था ना, तुम दोबारा मुझसे नहीं बच सकोगे, आज तेरी बारी है। ये लफ्ज़ सुनते ही बाबा वापस भाग निकला और मैं थम बना सकता के आलम में उसे घूरने लगा। मदहोशी मुझ पर तारी होने लगी, अपने होश खोने लगा। फुरकान की तरह अपना जिस्म भी टुकड़ों में मुंतकिल होते देखने लगा। वो साया खरामा खरामा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं किस सिमत जा रहा था, क्यों जा रहा था, अभी मुझे कोई खबर नहीं थी। इतना जानता था
کہ आग के करीब था। उसके बाद एक हाथ मेरे दिल पर पड़ा, फिर होश न रहा। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। मुझे होश में देखकर गांव में ढोल बजने लगे। मैंने आंखें खोल दी और हैरत से सबकी तरफ देखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? बार बार अपने आप को भी देखता कि मैं जिंदा कैसे बच गया। तभी माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त को कत्ल किया था, गांव के बाकी मर्दों को कत्ल किया था, वो जल मरा है। वहाँ उसकी लाश मिली है जो देखते देखते ही धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गांव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया। सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। तब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानिब ध्यान गया तो मैं सब कुछ समझ गया। उसके मरने जलने में मेरा कमाल नहीं था, बल्कि उस लॉकेट का था। जो ही उसने मेरा दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला होगा, उसे करंट लगा होगा और फिर शान कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा होगा। तब मैंने गले में डाले गए लॉकेट को बोसा दिया, होंठों से लगाया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, लेकिन अपने दोस्त की मौत को आज तक नहीं भूल सका। जब गांव जाता हूँ वो काली चट्टान दिखाई देती है तो कांप जाता हूँ। वो काली चट्टान नहीं है बल्कि खूनी चट्टान है। इंसानी खून से सुर्ख नजर आती है तो मेरे आंसू के कई कतरे आंखों से निकलकर गालों में तैरते हुए ज़मीन पर जज्ब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपने दोस्त को उस चट्टान पर लेके जाना फुरकान की गलती थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी हब को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।